अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। हमारे साथ हैं जिन्ना अस्पताल कराची के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो है इंचार्ज हैं आप, डॉक्टर कामरान समलानी साहब। वर्ल्ड हेल्थ डे भी आता है चेस्ट मेडिसिन के ऊपर, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसकी एक थीम होती है, वो सोच विचार के उसको रखा जाता है। तो वो इस दफ़ा की थीम जो अभी गुज़िश्ता दिनों हुआ, उसकी थीम क्या थी, उसकी रोशनी में हम कुछ सवालात आपसे आगे बढ़ाएंगे। डिफरेंट जो चेस्ट डिजीज़ हैं उसके डिफरेंट जो डेज़ मनाए जाते हैं डिफरेंट मंथ्स के हिसाब से। आगे भी नवंबर का भी आना है, आगे COPD डे है। जो पिछला जो सितंबर गुज़र रहा है वो वर्ल्ड लंग डे था जो 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ वो के फेफड़ों से हवाले से ताल्लुक़ रखता जी हाँ, था। फेफड़ों जी से। जी। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिजीज़ के भी डेज़ हैं। नो टोबैको डे है, वर्ल्ड एज़मा डे है, जी वर्ल्ड जी, बहुत नमूनिया डे है। इसी सारा। तरह से वर्ल्ड COPD डे अभी रिसेंटली आगे नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। तो पिछले मंथ जो है ना वो वर्ल्ड लंग डे मनाया गया था। जी ठीक है, वही आप लंग डे पे ही हम बात कर इन लेते हैं। मतलब इन डेज़ को मनाने का मकसद चूँकि ये डिफरेंट उसमें ताकि अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे मेडिकल फर्टिलिटी के लोग आपस में डिस्कशंस, अपने रिसर्च आइडियाज़ और डिजीज़ के बारे में डिस्कशंस ये भी हम करते हैं, चेस्ट लोगों में भी मेडिसिन के अवेयरनेस। हवाले से एक सवाल कर लेते हैं आपसे जी कि इसके इसके तहत, इस मेडिसिन के तहत जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज होता है, तो वो बीमारियां हैं क्या क्या, चेस्ट मेडिसिन में आती क्या है? अच्छा, अगर मैं इस डिज़ीज़ से पहले लंग के बारे में ही बता जी दूं कि जो लंग का काम है वो ऑक्सीजन बनाना, जो बाहर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको लंग इसके अंदर, बॉडी के इनहेल अंदर, करना। जी हाँ, लंग्स के ज़रिए अंदर जाए और फिर उसको ट्रांसफ़र करना बॉडी के ब्लड के अंदर, और ब्लड में शामिल होने के बाद ये हार्ट के ज़रिए पंप करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके जहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेना लंग का काम है जो हम इनहेल करते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ख़राब गैस है या एयर है उसको एक्सेल खारिज करना, करते, उसको एक्सेल बाहर करते। निकालना, तो ठीक जिस्म है। के उसको खारिज ठीक है। करना। ये मेन मकसद है लंग्स का। अब जब लंग्स के फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, तो वो फिर चूँकि एक तो ये है कि ऑक्सीजन बनाना छोड़ देता है, तो उसके लिए फिर ऑक्सीजन डिपेंड करता है। इसमें डिफरेंट हर बीमारी के कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, या फिर पैथोफिजियोलॉजी होती है, या जिसको मैं कैसे कहूँ आम अल्फाज में कि उसका जो प्रोसेस है वो लंग्स को जो अफेक्ट करता है, तो फिर वो उसमें सोजिश के ज़रिए, या जो उसमें इन्फ्लेमेशंस होती हैं, या फिर जो है ना सिकुड़ने के ज़रिए, या फिर उनमें डायलेशन के ज़रिए आप उनके मतलब इसमें। ये कहना चाह रहे हैं कि चेस्ट जो की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उसका सारा ताल्लुक लंग्स से है। जी हाँ, जितने भी अगर लंग्स के सबसे पहले डिजीज़ हैं। अगर इसका क्योर कर लिया जाए, इसका इलाज कर लिया जाए, इसका एहतियात कर लिया जाए, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। लंग्स चूँकि ऐसे हमारे वो हैं कि एटमॉस्फेयर में जितनी हवा आ रही है, किसी भी किस्म की हवा, वो पोल्यूटेड हवा भी हो सकती है, स्मोक्ड हवा भी हो सकती है, और उसमें डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं किसी भी किस्म के। तो ये सब के सब इनहेल करके लंग्स के अंदर जाते हैं जो एटमॉस्फेयर में है। तो इनको से बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बचे रहेंगे तो डिफरेंट किस्म के डिजीज़ से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ इनके एक्सपोजर की वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिजीज़ हैं वो हो सकते हैं। देखिए, हम जिस साउथ एशियन कंट्रीज़ में हम हमारा शुमार होता है, सार्क ममालिक से भी हमारा, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो समाजी इक़दार हैं, हमारे हालात हैं, हमारी गुर्बत है, इलिटरेसी है, सब मिल के हमें इस तबाही की तरफ ले जा रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। मेडिसिन देखें आप, तो वो मेडिसिन फराहम नहीं हो पाती है, और जो है गुर्बत के कुछ जो वो मसाइल हैं समाजी इक़्तिसादी हवाले से भी हम पसमानदा कौमों में, तो आप इसको एक टोटली होलिस्टिकली कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जहांगीर साहब। असल में जो गुरबत कहें, हम जो लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये एरिया यहाँ पे अगर मैं शुरू बचपन से ही करूँ, जो बच्चों में जो मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं उनकी खुराक से अगर शुरू करूँ, क्योंकि खुराक का बड़ा अमल है किसी भी गज़ा ग़िज़ा का। की कमी जी है। हाँ, गज़ा का बड़ा रोल है डिफरेंट किस्म के डिफरेंट बॉडीज़ के टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को हेल्दी रखना। तो उसमें लंग का भी
अफेक्ट होता है। इसी तरह से बचपन में जो डिजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, एक तो प्री मैच्योर लंग होते हैं कि पैदाइशी ही बच्चा पहले प्री मैच्योर था, फिर उसकी खुराक अच्छी नहीं थी, उसको सांस के मसले, सांस की बीमारियाँ, वैक्सीनेशंस नहीं हुई, उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस बचपन में ही हो गए और लंग शुरू से ही अफेक्ट अच्छा, हो। जिसका लंग्स बच्चे का शुरू से अफेक्ट होता है, सारी ज़िंदगी उसके असरात रहते हैं? जी देखें, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो कंजेनाइटल होती हैं, पैदाइशी होती हैं लंग्स की, जी तो जी। वो तो पैदाइशी हैं, वो तो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बाद में, पैदाइश के बाद, फिर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हों, किसी भी किस्म के, और या फिर पैदाइशी लंग्स की कोई ऐसी डिजीज़ हों या फैमिली में जो लंग्स की डिजीज़ हों वो बाद में एक्वायर्ड हो जाएँ, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फिर उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ लंग की, चूँकि बॉडी की जब ग्रोथ हो रही होती है तो लंग उसके की भी ग्रोथ लंग्स भी साथ में हो रही होती है, तो उसकी ग्रोथ प्रॉपरली होनी चाहिए। उसमें अगर खुराक अच्छी होगी या जो है ना ग़िज़ा का अच्छा सा ख्याल कर रखेंगे तो ही अच्छी ग्रोथ हो सकेगी और डिफरेंट बीमारियों से बचे रहेंगे। इसी तरह से जब बड़े होते जाते हैं तो फिर ये हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो फिर इसको अफेक्ट करना शुरू करती हैं। फिर हमारा लाइफ स्टाइल आगे जाके, फिर प्रोफेशनल जो वो है ज़िंदगी में जो प्रोफेशन चूज़ करता है, फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर के वर्क उसके प्लेस की डिफरेंट बात किस्म, कर जी रहे हाँ, हैं। वर्क प्लेस की, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के एक्सपोजर्स होते हैं। और उसके अलावा इन सब चीज़ों के भी अलावा आगे जाके उसका लाइफ स्टाइल क्या होता है, वो स्मोकिंग शुरू कर देता है, हुक्का, शीशा, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो स्टार्ट कर देता है, तो मज़ीद लंग्स उसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इतने आपने एलिमेंट्स बताए हैं, अब बेशुमार हैं, उसकी वजूहात हैं। हमारा मुआशरा, हमारा समाज एक मखसूस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, तो इसके लिए आप पे कितना बर्डन है और आप इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस चैलेंज का, इस पे आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, देखें, जितनी बीमारियां होंगी उतना इकोनॉमिक पे भी बर्डन बढ़ेगा मुल्क के हालात की वजह से, और हॉस्पिटल में जो एक्सपोजर है या रश है उस पे भी बढ़ेगा, तो हॉस्पिटल का बजट है उस पे भी अफेक्ट पड़ेगा, पॉपुलेशन, क्योंकि और फिर घर और फैमिलीज़ पे भी बड़ा जी बोझ बिल्कुल, पड़ता है। ज़ाहिर है एक बंदा अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई इस किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर अगर उससे किसी और को लग जाता है तो फिर फैमिलीज़ में भी इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बंदा, जो आप बात कर रहे हैं कि एक बंदा अगर बीमार हो जाता है तो ज़ाहिर है उनके भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा पूरी की फैमिली अगर कमाने वाला एक है तो फिर ज़ाहिर है उसमें फैमिली पे अफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, ये डायरेक्टली या डॉक्टर जिस इनडायरेक्टली। माहौल में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो खुद भी तो इफेक्टिव के तौर पे भी हो सकते हैं। उनमें आपने देखा कि उनको क्योर के लिए क्या किया जाता है, कि डॉक्टर्स तो उसी पूरे माहौल में रह रहे होते हैं और उसी का सामना कर रहे होते हैं, और हॉस्पिटल्स के वार्ड के बारे में कहा जाता है कि तो वो घर है जरासीम का। जी बिल्कुल, जहांगीर साहब, आप हमारे जो डॉक्टर्स हमारे स्टाफ हमारा, ये तो बड़े रिस्क पे है एक्सपोजर पे, किसी भी किस्म के, सिर्फ मैं चेस्ट डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जी डिपार्टमेंट जी, में, हम चाहे वहाँ सबके नीडल्स यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ब्लड से जो है ना वास्ता पड़ता है, और इसी तरह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, या रिसेंटली हमारे यहाँ कोविड का था एक उसके असरात। एपिडेमिक जी हाँ हुआ था, तो इसमें सबसे पहले जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वही ज़्यादा रिस्क पे थे, और हमारे यहाँ रश इतना ज़्यादा है, प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली हॉस्पिटल्स में फॉलो नहीं किए जाते, इवन ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जी लोगों की वजह से भी यही होता है। एक अगर अटेंडेंट आ रहा है तो, या एक पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ 10-10 अटेंडेंट्स आ जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो सिर्फ डॉक्टर्स स्टाफ के लिए ख़तरा नहीं होता, वो पेशेंट के जो रिश्तेदार आए होते हैं अस्पताल में उनके लिए भी एक ख़तरा है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा डॉक्टर कामरान के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर कामरान साहब मौजूद हैं, और उनके ये चेस्ट मेडिसिन के जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, JPMC जिना अस्पताल कराची के ज़िम्मेदार हैं। तो इनसे एक और हम सवाल करना चाहेंगे जो बड़ा अहम, जो हम जाते हैं तो उसको TB वार्ड ही कहते हैं, जबकि उसमें चेस्ट मेडिसिन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये TB इतनी बढ़ गई है और ये रेजिस्टेंट हो रही है, और अब दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और बेकाबू होती चली जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है?
जी, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि टीबी चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और शुरू में ही इसके रोकथाम के लिए काफ़ी कोशिशें हुई कॉमन क्यों है? वो भी मैं बता देता हूँ हाँ जी, आपको। अच्छा ठीक। क्योंकि डिफरेंट डिस्पेंसरीज़ बनी पहले टीबी के लिए, फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप बना। सिर्फ टीबी वार्ड ही नहीं होता, क्योंकि कुछ जगहों पे सिर्फ टीबी को ट्रीट किया जाता है। डिफरेंट छोटे कुछ सेटअप्स होते हैं, डिस्पेंसरीज़ होती हैं, या कुछ अभी जिस तरह से जो है ना कोई डिफरेंट किस्म के एनजीओज़ काम कर रहे हैं इस पे, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एनजीओज़ को अपने उनके अंडर सुपरविजन काम हो रहे हैं। मगर चेस्ट हमारा जो हॉस्पिटल है, जिना अस्पताल, ये टर्शियरी केयर सेटअप है। इसमें हर किस्म के चेस्ट की डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है और उसमें एक हिस्सा टीबी का भी है। अगर मैं वैसे ही देखूं, टीबी इतना ज़्यादा है कि हम आधे डिजीज़ चेस्ट के रखें और आधे टीबी के हो जाते हैं, अच्छा। ओवरऑल सारे मिला के। तो उनमें भी कहीं ना कहीं टीबी हमें बाकी डिजीज़ में भी मिल जाते हैं। अच्छा। तो वो एक अलग ही, ऐसे समझे हम उसको, एक अलग स्पेशलिटी करके ही ट्रीट कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं। उसका सेटअप अलग होता है, आइसोलेशन उसके होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में कहीं पे टीबी के लिए कोई प्रॉपर आईसीयूज़ नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा। जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको बाकी मरीज़ों इंटेंसिव के साथ केयर। तो नहीं रख सकते। और अगला सवाल आपका जो था कि ये कॉमन क्यों है, बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिज़ीज़ है, ये फैलता है एयरबॉर्न, किसी को भी, किसी के खांसने से, किसी के छींकने से, या एक्सपोजर से, या जो ज़्यादा अरसे घर पे रहें इनसे, या दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपस में, ये एक से दूसरे को लग सकता है। और इसकी जो मेन फैलने की वजह है वो अवेयरनेस की कमी है। तो इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। आप अगर किसी को मना कर दें कि भाई आप यहाँ पे खांसे ना, तो घर पे नाराज़गियाँ हो जाती हैं। जी या जी, आप यहाँ पे बराबर। थूक ना फेंकें, या बलगम अपना यहाँ पे ना फेंकें, आप इसको जो है ना कहीं और डिस्कार्ड करें, तो बड़ी उसको नाराज़गियाँ हो बड़ी जाती हैं। जिम्मेदारी समझते हैं, थूकना, जी, जी। पान खा के गंद फैलाना। जी हाँ। तो ये घर में या उसकी चीज़ें अगर आप अलग करें, वो कह देता है कि जी मेरी खाने पीने की चीज़ें आप क्यों अलग करते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये उनको खुद भी सोचना चाहिए, जिनको हो जाए, कि इससे किसी और को लगे बजाय और उसको भी ये बीमारी हो जाए, तो उसको खुद ही एहतियात करना चाहिए। ये जो एसोसिएट इसकी डिजीज़ हो सकती है, इससे रिलेटेडली इसकी वजह से होती हैं या उस बीमारी की वजह से टीबी होती है, इसका कोई हवाला आप बताएंगे? अच्छा देखें, एक तो ये है कि टीबी ज़्यादातर उन लोगों में, वैसे तो हमारे यहाँ कॉमन है, कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाए सबसे पहले हम टीबी को ही सस्पेक्ट करते हैं या देखते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ हमारे, जैसे मैंने कहा कि कॉमन है, दूसरी बात यह है कि वो लोग जो मेल नरिश्ड की बात हुई कि खाना पीना सही गैर नहीं हो, मेयारी ग़िज़ा। जी मतलब खुराक की कमी हो, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी नहीं होती, हर वो बंदा, हर वो शख्स जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होगी, उसको टीबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। और इसी तरह से डिफरेंट डिजीज़ जैसे शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें वो अनकंट्रोल्ड है तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, तो वो लोग रिस्क पे हैं कि उनको इन्फेक्शंस डिफरेंट किस्म के हों, जिनमें टीबी सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसी तरह से इम्यूनो कंप्रोमाइज़्ड लोग होते हैं, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ ऐसे भी हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, या ऑटो इम्यूनिटीज़ होती हैं डिफरेंट किस्म की, उनकी वजह से चूँकि वो दोनों तरीके से इम्यूनिटी ही डिस्टर्ब होती है। तो जब क़ुव्वत मुदाफ़त डिस्टर्ब होती है तो फिर भी टीबी, उन लोगों में भी टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, या लंग्स में एक्सपोजर ज़्यादा होता है डिफरेंट किस्म की डिजीज़, उनमें भी चूँकि लंग्स में जो इम्यूनिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, तो उनमें भी कॉमन होती है कि उनमें जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स या सारी चीज़ें मिला के कहीं ना कहीं लोगों को टीबी ये ड्रग रेजिस्टेंस की भी बात होती है, ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से जो है वो गैर मौसर हो जाती हैं, और उसके तो के लिए तो फिर तो उसको कुछ इलाज भी नहीं रहता। जी। ड्रग रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ड्रग रेजिस्टेंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो पेशेंट खुद, दूसरा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो, घर के अफराद, ठीक है, और गैर मयारी अद्वियात। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो कॉज करवाते हैं रेजिस्टेंस की। जो मैंने पेशेंट का ख़ुद का कहा, अगर वो कंप्लाइंट नहीं है, अपनी दवाइयाँ तरीके से नहीं ले रहा, या टाइम पे नहीं ले रहा था, या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो फिर वो ये समझते हैं कि शायद कुछ और हल हो। लेकिन टीबी की दवाइयाँ अगर रेजिस्टेंट हो गई, अंडर डोज, कुछ लोग कहते हैं जी मैं 4 गोलियाँ नहीं ले सकता, मैं तो 2 खा रहा था, 1-2 महीने के बाद आ जाती हैं, तो वज़न के मुताबिक ये दवाइयाँ रखी जाती हैं। तो अगर उसने वज़न के मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की, तो फिर वो दवाई रेजिस्टेंट हो जाती है उस पे, टीबी पे।
टीबी अच्छा, के उसके लिए। जो ड्यूरेशन होते हैं दवाई लेने का, जी, ड्यूरेशन, डोज, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। अगर किसी ने अपने ड्यूरेशन से पहले ही स्टॉप कर दी तो फिर भी वही होगा, उसका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ। कुछ लोग छोड़ देते लेकिन हैं, कहा फॉलो जा नहीं रहा है करते। कि पहले ऐसी सूरत हाल नहीं, अब तो पहले 9 महीने का होता था, अब 3 महीने का होता है। और दूसरी बात ये है कि अब रेजिस्टेंस ऐसी नहीं होती कि उसका इलाज हो ही ना सके। देखिए जहांगीर साहब, असल में आप सही कह रहे हैं कि ड्यूरेशन कम हो गई है, क्योंकि नई दवाइयाँ आई हैं, जो पोटेंट ड्रग्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। ताकि देखिए, पहले एक चीज़ हुआ करती थी कि ये सिंगल ड्रग आते थे, उसमें जब वज़न के मुताबिक देते तो अच्छी खासी दवाइयाँ बन जाती थी। तो लोग ये कहते थे कि इतनी सारी दवाइयाँ, तो उसकी वजह से भी कंप्लाइंस अफेक्ट हो जाती थी। फिर उन्होंने फिक्स अच्छा, डोज इंट्रोड्यूस कराई, एक टेबलेट के अंदर 4 किस्म की दवाइयाँ। अच्छा। तो अगर वो 4 टेबलेट ले रहा है, इसका मतलब है कि 32 किस्म की मेडिसिन उसके अंदर हैं, वरना वो हर टेबलेट अलग से लेनी ये पड़ती खौफज़दा और थी। जी सूरत हाँ, है उसको कम करने के लिए, साइकोलॉजिकली। कंप्लाइंस को बेहतर बनाने के लिए फिक्स डोज रखे गए। अब चूँकि पोटेंट ड्रग्स आ गए हैं तो ड्यूरेशन भी कम हो गई। 9 मंथ था, 9 महीने काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, फिर 6 महीने, अब 3 महीने की जो मेडिसिन हैं ये आती हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कंप्लाइंस को कम करने के लिए, ताकि लोग कंप्लाइंट रहें, अपनी दवाइयाँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें अच्छा, ट्रायल के कैंसर दौरान। जो फैल रहा है, इसका कोई आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि इसका टीबी से क्या ताल्लुक़ है और जो है चेस्ट डिजीज़ से क्या ताल्लुक़ है? क्योंकि एक वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसको अगर इस तरह के इसको रूट अगर हम ढूँढना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है टीबी से भी है, या कैंसर कैंसर का टीबी से नहीं तो टीबी का कैंसर से है? देखिए, टीबी की वजह से कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन कैंसर के लोगों में टीबी हो सकता है। और बात वही पर आ जाती है कि जो कैंसर के लोग होते हैं उसमें इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनमें भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात जो आपने की, वो कैंसर के जो वो हैं इंसिडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे मुल्क में भी, ख़ास तौर पे ज़्यादा हो रहे हैं। वो हर किस्म के कैंसर, सिर्फ लंग्स के नहीं, गट के, स्टमक के, और ब्रेन ट्यूमर्स हैं। इसी के अलावा हर किस्म के बॉडी में जो है ना, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं। इन सब के इन चीज़ों को, एक तो स्किन की स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, लंग्स के अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा आज का जी, जी, डिस्कशन आप लंग्स के उस पे है, तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। बचपन से शुरू से ही लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, और आगे जाके जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हमारे यहाँ सिगरेट ये स्मोकिंग मावा की वजह खाते से। नए-नए नशे हो गए हैं। ये एक तो सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा, वो जी, भी जी, टोबैको में फिर आ जाता है, और टोबैको का डिफरेंट किस्म का यूज़, ठीक है। और इसमें फेफड़े के जो कैंसर हैं डिफरेंट किस्म के। और जो मावा की आपने बात की, या डिफरेंट किस्म के गुटखा ये और बाकी गुटखा, चीज़ें हाँ। जो हमारे यहाँ आती हैं, इवन स्मगल होके आती हैं बाहर से, और किस किस किस्म से बनती हैं यहाँ पे, उनका बनने का प्रोसेस, इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन हैं, उसमें सबसे कॉमन कॉज जो ओरल कैंसर्स हैं, मुंह के जो कैंसर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से हो रही होती हैं। अच्छा, ऐसा है कि टीबी हो गई, उस डायग्नोज भी हो गई, उसका इलाज भी हो गया। अब कहते हैं कि टीबी के बाद जो है टीबी हो दोबारा होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है या नहीं रहता है। क्या ये मिथ है या हकीकत है? नहीं, देखिए, ये तो मिथ ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि अगर एक मरतबा टीबी हो गई, डिपेंड करता है कि उसकी तशख़ीस कब हुई और उसका इलाज कब शुरू हुआ। क्योंकि हमारे पास कई मरतबा ऐसे पेशेंट आते हैं कि टीबी के अलावा वो ट्रीटमेंट, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, हम कहते हैं कि जी बुखार हो रहा है, वो बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं, टाइफाइड समझ के ट्रीट हो रहे होते हैं। जब लंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो प्रेजेंट करते हैं किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, तो चेस्ट एक्सरे हो गया, या स्पुटम के जो बलगम के टेस्ट हुए, तो पता चला कि टीबी है, कंफर्म हुआ। अब उस वक्त जो टीबी ने लंग मुतासिर कर चुका होता है ना, जिसको फेफड़े को ख़राब कर चुका होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो जो ख़राब कर दिया जितना, वो तो ख़राब ही रहेगा। आगे तो चलो उसको स्ट्राइल कर देगा, या ट्रीटमेंट जो चल रहेगी। जो आपने सवाल किया वो इससे रिलेटेड है कि आगे जाके वो पेशेंट्स जिनमें लंग ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, अब उनमें, चूँकि मैंने आपसे कहा कि अंदर लंग्स के अंदर की जो इम्यूनिटी है, या उसका जो हिफाजती निज़ाम है, वही डिस्टर्ब हो चुका है। अब उस पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी बात से एक बड़ी तशवीशनाक सवाल पैदा हुआ है कि जो डिपार्टमेंटल हार्मोनी नहीं है, कि आप एक एक जो है वो दूसरा इलाज कर रहा है, उसको यही नहीं मालूम है कि वो एक होलिस्टिकली कोई इलाज करे, उसको रिपोर्ट करे, पिक्चर करे, और वो डिपार्टमेंटली उसका इलाज हो। वो एक जगह गया, वो इमरजेंसी में गया, वहाँ से फ़िल्टर किया उन्होंने, एक डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं इसको तो इन्फ्लुएंज़ा है। तो चल जनाब, इन्फ्लुएंज़ा का इलाज हो रहा है, मालूम हुआ भाई उसको टीबी भी है।
और दूसरी डिजीज़ भी है। तो इसका क्या करें कि ये तो बड़ी बहुत कमी है, और इससे तो बड़े सारे एक तरफ सारे जो इश्यूज़ हैं और ये पहलू एक तरफ। देखिए, ये जो आपने सवाल किया, जो पिछला आपका सवाल था उसका जवाब भी यही है कि जो आपने सवाल किया कि टीबी फैल क्यों रहा है इतना ज़्यादा, जी, जी। इसके इंसिडेंट्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, रिपोर्ट्स केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, वो यही वजूहत हैं। ये एक मेन वजह है। इमरजेंसी टर्शियरी केयर सेटअप वहाँ तक आ जाए फिर भी डॉक्टर्स देख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स डॉक्टर्स को ही वो नहीं करते, रुजू नहीं करते। डॉक्टर्स को के पास ही नहीं जाते, या उनको उनके पास जो है ना फॉलो नहीं करते। वो अक्सर क्वेक्स हैं, बाकी लोग हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है पाकिस्तान में। हम तो एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो किसी न किसी हॉस्पिटल या वहाँ पे आके प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इंटीरियर की मैं बात करूँ या किसी ऐसी जगह की बात करूँ जहाँ पे ये सहूलियात नहीं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, तो वो वहाँ उन इलाकों में यही होता है कि ये पेशेंट्स डिफरेंट किस्म के, मैंने जैसे कहा कि एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, उनको बुखार होता रहता है। कई लोग घर पे भी कंसर्न नहीं होते कि भाई ठीक है, लो ग्रेड फीवर, अक्सर लोग इसको जो है ना अवॉइड करते हैं कि जी लो ग्रेड फीवर एक थकावट हो रही है, शायद सुस्ती हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, खाना पीना ठीक नहीं हो रहा। तो प्रॉपर जब एक प्रॉपर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करते हैं तो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा मुतासिर लंग मुतासिर हो चुका होता है। तो वही है कि बर वक्त एक किसी डॉक्टर के पास ना जाना, या किसी ऐसे के पास जाना, या डॉक्टर उसको रेफ़र ना करे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास। मतलब बात वही है कि उसकी तशख़ीस में ही देर हो गई और उसकी वजह से वो फेफड़ा ख़राब हो गए। नाज़रीन, हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ हम आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कामरान सोमैलानी मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे अवाम में, बल्कि ये पूरे रीजन हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत बहुत अनोखी हैं। मिसाल के तौर पर अगर परिंदे सब पालते हैं, यूरोप वाले भी पालते हैं, लेकिन उनको मालूम होता है कि परिंदों की से क्या एहतियात करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ परिंदे, हम उनको दाना डाल रहे हैं, सवाब कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, हमें ये तसव्वुर हो रहा है कि हम सदक़ात दे रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए उसके नताइज क्या आ रहे हैं, उसके असरात क्या आ रहे हैं, और चेस्ट मेडिसिन से उसका ताल्लुक़ क्या है। जी जहांगीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इस पे बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए कि जो परिंदों की वजह से जो सांस की या लंग्स की जो डिजीज़ होती हैं उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। अच्छा। जो ये एक अलग वो है, ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो अगर उसको मैं अलग एक उसमें कहूँ तो बर्ड फेंसियर डिजीज़ भी कहते हैं इसको। अच्छा। तो ये उन लोगों में होता है जो परिंदे पालने के शौकीन होते हैं, जो कबूतर पालते हैं, जो डिफरेंट किस्म के परिंदे, ज़्यादातर जो कबूतर पालते हैं उन लोगों में, जो तोते पालते हैं घरों में, तो इन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। जो और ख़ास तौर पे वो लोग, चूँकि जो कबूतर पालने वाले होते हैं, जो परिंदे पालने वाले होते हैं, वो उनका एक्सपोजर होता है, वो जाके उनकी आजकल एक सफाई भी रिवाज है करते हैं। आपके उस में कि बिल्लियाँ बहुत पाली जा रही हैं। जी हाँ, बिल्लियाँ, वो पेट्स एक्सपोजर भी होता है, कई लोग इससे एलर्जिक होते हैं। तो इनका तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिज़ीज़ पहले ज़्यादातर उन लोगों में होता था जो परिंदे रखते हैं। जी। अच्छा। अब उनका तो पता होता कि जी एक हिस्ट्री बता देते कि जी हाँ जी, वहाँ जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, और उनके जो फजलात होते हैं वो, और इनके जो परों से जो प्रोटीन्स डिफरेंट किस्म के जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो इनहेल करते हैं, क्योंकि मास्क का तो रुझान इतना है ही नहीं। एक कोविड के दौरान ऐसा लगता था जैसे ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनाया जा रहा था। तो वो जब इन किस्म के एक्सपोजर होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि बाकी जगहों पे लोग एहतियात करते हैं, ख़ुद मास्क पहनते हैं, और जब जाते हैं, जब सफाई का टाइम होता है, तो ये इनहेल करते थे। इन लोगों में ज़्यादा कॉमन था हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस। इसमें फेफड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है, और वो प्रोटीन्स की वजह से वहाँ जाके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं तो फिर ऑक्सीजन नहीं बनाते, फिर लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। हमारे यहाँ जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कबूतर हैं, जो बहुत ही आम है। आप देखेंगे कि डिफरेंट बैल्कनीज़ में आते हैं लोग, उन वहाँ घोंसले बनाते हैं, वहाँ पे आके अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे होते हैं उन्हीं से। तो ये अच्छा, डिफरेंट चौरंगी में कबूतर चौरंगी भी इवन बहुत सारी जगहों पर नाम रख दिए। पहले एक आध मिल जाता था, अब तो हर जगह पे जो है इस किस्म की चौरंगीज़ बन गए। लोग वहाँ पे दाने डालते हैं, वहाँ पे लोग वो आते हैं। वो तो खैर एक खुली हवा में अगर एक चीज़ हो रही है वो और बात है, लेकिन वो उन घरों में जहाँ बालकनीज़ में
इनके ये आके बैठते हैं वहाँ पे घोंसले बनाते हैं, तो वो जो एक्सपोजर है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो घरों के अंदर आते हैं, और अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही उस घर की, तो फिर वो घर के जितने अफराद हैं वो सारे उसमें एक्सपोजर पे, रिस्क पे हैं। मैं आपको एक दो वाक़यात इस किस्म के बताऊँ। हमारे यहाँ यंग बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट आई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, इंजेक्शंस लगवाते थे, निबलाइज करवाते थे, दवाइयाँ लेते थे। लेकिन जब हमारे पास प्रेजेंट किया, ज़ाहिर है एक लेट प्रेजेंटेशन भी थी, क्योंकि इसमें 2-3 किस्म की होती हैं। एक एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है और एक लेट प्रेजेंटेशन होती है। एक्यूट में ये है कि फ़ौरन उसी वक्त इन्फ्लेमेशन हो गया और फ़ौरन एक रिएक्शन की तरह का, जो हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है। और क्रोनिक में ये है कि होता रहा मुसलसल और उसने फेफड़े डैमेज कर दिए, बड़ी ख़राब कर तफसील दिए। से आपने इस मौजू पे जी हाँ। बात की है। तो ये हमारे यहाँ जो लोग ऐसे आते हैं कि जी आपको तो हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो गया, क्या आप परिंदे पालते हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, परिंदे तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पाले। अच्छा, तो हो कैसे कि आपके घर पे बालकनीज़, कहते हैं जी बालकनी में हमारे आते हैं कबूतर, वहाँ पे रहते हैं। ओहो। तो उन बच्चियों को तो पता ही नहीं, यंग लोगों में, कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए 15 साल, 20 साल, 30 साल की उम्र के, कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर, लेके घूमने के बगैर या ऑक्सीजन के बगैर वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये वो लोग जो पालते ही नहीं थे लेकिन उनका एक्सपोजर हो गया। अच्छा, ये हिकमत की दुकानें हैं, हकी हम हिकमत को बुरा नहीं कह रहे। ये जो बेचने वाले हैं, जो दवाइयाँ इस तरह के बेचते हैं, कुछ उसके उसमें ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो है वो उसके असरात करते हैं और दिल को भी जो है वो बंद कर सकती हैं, फेफड़े रुक सकते हैं। तो वो उसकी कैसे शनाख्त होगी? लोग तो बहुत सारे बच्चे जो छोटे इन्फेंट होते हैं, तो वो भी बहुत बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम उन ख़तरात से खेल रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कुछ। जहांगीर साहब, आपने दवाइयों की बात की, हम तो खा पी के आ रहे हैं, हमें तो इनका भी नहीं पता कि किस किस्म की चीज़ें हमें खिलाई जा रही हैं, जितनी मिलावट है। और अगर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप इंटरव्यू करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि कितने बीमारियां बढ़ गई हैं उसकी खाने पीने की चीज़ों से। दूसरी बात, आपने जो दवाइयों की दवाइयाँ, आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जी अगर आपको दवाई के बारे में ये नहीं पता, दवाई देना, देखिए मेरा कोई जूनियर है, मेरे पास कोई स्टाफ भी बैठा हुआ है, वो अगर देख लें कि जी डॉक्टर साहब ने नज़ले ज़ुकाम के लिए ये दवाई दे दी, तो 1-2 दिन मेरे पास बैठने के बाद वो ख़ुद भी उसको पता होगा कि जी नज़ले ज़ुकाम के बाद ये दवाई देनी है। लेकिन ट्रेनिंग हो मैं जाती हमेशा है। एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये दवाई कब नहीं देनी। जैसे वेरी आपका गुड। सवाल था कि ये दवाई अगर मैं दे रहा हूँ इससे क्या असरात हो सकते हैं, तो उसका ज़ाहिर है मुझे एज ए डॉक्टर पता होगा कि ये दिल पे जाके असर कर सकता है, इससे मैदा ख़राब हो सकता है, इससे जिगर पे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, या ये पहले से कोई दवाई ले रहे हैं उसके साथ देने से इसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो दवाई उस जगह पे मैं नहीं दूंगा। लेकिन जो आपने हकीमी की, आप क्या डिफरेंट किस्म के इलम हैं, डिफरेंट किस्म के, लेकिन इलम वो है जो आपको, जिसके बारे में पता हो, रिसर्च पर हो, ठीक है। तो अगर हकीम, आजकल प्रूवन हो आजकल वो हकीम भी नहीं रहे। आजकल वही बात हुई, वो किसी जूनियर से सीख लिया अपने और हकीम बन गया, कि उसको ये नहीं पता, उसको पता तो है कि दवाई इस चीज़ के लिए देनी है, लेकिन इसमें है क्या और वो क्या चीज़ें ख़राब कर सकता है, उन चीज़ों का नहीं पता होता, तो दे देते हैं। और उसके वजह से ही बहुत सारे लोगों में डिफरेंट किस्म की बीमारियां हो भी जाती हैं, और जो कोई ऐसी बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं है, तो माँ प्रॉब्लम है। और बच्चे का एक रिश्ता होता है। माँ को क्या एहतियात करें कि जो है वो चेस्ट डिजीज़ से बचे, सभी लंग्स डिजीज़ से बचे, और बच्चे को कैसे एहतियात करनी चाहिए कि वो उसको करवानी चाहिए कि वो इस सारी सूरत हाल से महफूज रह सके। देखिए, बच्चों में सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे ज़ोर दूंगा, वो है वैक्सीनेशन। हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। अब तो बच्चों के वैक्सीनेशन में नमूनिया की वैक्सीनेशंस भी ऐड कर दी गई है, अदरवाइज़ नमूनिया की वैक्सीनेशन काफ़ी महंगी है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से या WHO की तरफ से दी जा रही है तो लगवाना ही चाहिए। और दूसरी बात, उन माँ को खुराक की जो वो है, उनकी बच्चों में जो मुतवाज़न ग़िज़ा, अगर मैं जिसको कहूँ, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन डाइट का देना, तो खुराक अच्छी होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, लंग्स भी अच्छे होंगे, और उनका फंक्शन भी अच्छा होगा। इसी तरह से अगर मदर को कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ है तो फिर उसको एहतियात करनी चाहिए पहले तो। अगर बच्चे, ज़ाहिर बच्चे से दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन ये है कि उसको फिर कोई मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जब बच्चे के करीब जाएँ। डॉक्टर साहब, आपने अभी गवर्नमेंट की बात की। गवर्नमेंट का नाम आते ही जो है ना स्पार्क हो जाते हैं, कौम जो है ना बड़ी, कि वो जब हमें दवाई नहीं मिल रही, और जो ओवरडोज चल रही है, एक ही जैसे चल रही है, नुस्खे जा रहे हैं, करप्शन एक ऐसी है, अजीब सी सूरत हाल है कि डॉक्टर इस बात पे तवज्जो ही नहीं देते कि उनको कौन सी दवाई नहीं देनी है।
और जो जिस तरह के वो अंडर द टेबल जो है उनका दिमाग चल रहा होता है, उसका क्या हाल है, क्या है, और हुकूमत का रोल क्या है? उसका भी कोई रोल है नहीं है, ना उसके पास बजट नज़र आता है, ना उसके पास हॉस्पिटल्स में कोई वो सहूलत नज़र आती है। ऐसे लगता है कि ये तो मरने की जगहें हैं, वहाँ जाएं और सहूलत के साथ मर जाएं। जंग साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बजट, चूँकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से हेल्थ का बजट भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल्स बढ़ाने चाहिए, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और सहूलतें डॉक्टर्स को मिलेंगी तो डॉक्टर्स बाहर नहीं जाएंगे, डॉक्टर्स भी यहीं पे स्टे करेंगे और या सर्व करेंगे यहाँ पे इस मुल्क में। तो इसी तरह से बजट की कमी की वजह से चूँकि लोड ज़्यादा होता है किसी स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल की तरफ, अगर मैं सिर्फ अपने जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल अगर इनकी मैं बात करूं, और इसी तरह से इंडस हॉस्पिटल है या जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूं, कि यहाँ एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, सिर्फ कराची की पॉपुलेशन नहीं, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर बलूचिस्तान, इवन लोअर पंजाब से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस किस्म के अगर हर इलाकों में अस्पताल होंगे और एक प्रॉपर रेफरल का एक तरीक़ाकार होगा कि किस पेशेंट को अपने रेफ़र करना है। देखें, हॉस्पिटल्स आपके हैदराबाद में भी होंगे, बाकी जगहों पे भी हैं, मगर ये है कि अगर कोई पेशेंट, या तो रेफरल का कोई हाँ, एक डिपार्टमेंट ही नहीं है। रेफरल का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स भी लोगों को सर्व कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो ट्रीट कर रहे हैं और अच्छी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट को मलेरिया हो जाता है, बुखार ही हो जाता है, बजाय वो जाने के, वो हो सकता है उसके पास वो सहूलत हो कि वो गाड़ी में बैठ के आ गया कराची इलाज कराने के लिए, ठीक है। जी तो यहाँ लोड बढ़ जाता है अस्पतालों का। अगर वो वहाँ के अस्पताल जाए और वहाँ उनको कहा जाए कि जी आपका इलाज यहाँ से नहीं हो सकता, आप कराची जाएँ, प्रॉपर रेफरल लेटर बना के भेज दिया जाए, और वो रेफरल लेटर के साथ आए, तो फिर एक लोड यहाँ के अस्पतालों पे भी कम हो एक जाएगा। और बहुत बड़ा मसला है, ये जो ब्रेन ड्रेन के साथ जो है ना, जो मेडिकल का जो ब्रेन है वो बहुत ही ड्रेन हो रहा है। अब तो खाली हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो आप जैसे जो जज्बे वाले लोग हैं वो तो कहीं नज़र आते हैं, और सारे डॉक्टर्स जो मेडिकल से निकलते हैं वहाँ से, यूनिवर्सिटी से, और बाहर की परवाज़ पकड़ते हैं, उनकी रीच होती है, उनके पास पैसे होते हैं, तो हम वैसे ही अधूरे बीमार हैं और हमारे पास नॉलेज भी न रहे, तो कैसी सूरत हाल है? इसको इंसानी निगाह से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी ज़्यादती है डॉक्टर्स प्रोफेशन के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स हाई पेड हैं दुनिया के बाकी जगहों पे, उन्हें अच्छी खासी पे मिलती है, और यहाँ हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, इनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट के साथ उनका एक्सपोजर भी। जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब चीज़ें जो है ना, चीज़ों का फुकदान है। अगर डॉक्टर्स की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, इसके अलावा भी क्योंकि डॉक्टर को आप कोई सहूलत देंगे तो वो जाके किसी गांव में या किसी जगह पे जाके बैठेगा, वहाँ सर्व करेगा लोगों को, उसके लिए अपनी भी सहूलत, उसको रहने की जगह होनी चाहिए, उसके बच्चों के स्कूलिंग का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, या उसकी एटलीस्ट इतनी सैलरी हो कि उसको 2-3 अस्पताल में काम करने की ज़रूरत ही ना हो, वो वहीं उसी एक हॉस्पिटल में सर्व करे जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है। इसी तरह से बजट की कमी की वजह से अगर सैलरीज कम है डॉक्टर्स की या स्टाफ की, तो इसके अलावा दवाइयों की भी शॉर्टेज है। हमारे यहाँ अक्सर मरीज़ आके हमसे लड़ते हैं एज ए डॉक्टर, अब हमारा काम सिर्फ दवाई लिखना है, दवाइयाँ देना वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम या गवर्नमेंट का काम है। तो आगे हमसे लगते हैं, डॉक्टर साहब आपने दवाइयाँ तो है नहीं वहाँ पे, अच्छा दवाइयाँ हैं नहीं तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, अच्छा आपने लिख के दे दिए, दवाइयाँ तो वहाँ नहीं मिलती। और ये हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि लोग कितनी दूर से आते हैं, इतना वेट करते हैं, ओपीडी के में इतना रश होता है। अगर मैं अपने चेस्ट ओपीडी की सिर्फ मैं बात करूँ तो 500-600 की ओपीडी होती है, और 500-600 ओपीडी ज़ाहिर है हमें 3 घंटे के अंदर करनी होती है। इसके लिए एक डॉक्टर पे अगर एवरेज भी रखा जाए तो ऐसे समझे कि 50-50, 60-60 मरीज़ एक डॉक्टर देख रहा होता है। दुखिया आवाम, मैं अगर अपनी ओपीडी की बात करूं तो मोर देन 100, मतलब 100+ ओपीडीज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप उस मरीज़ को बेचारा इतना इंतज़ार करे, और गर्मी में और बाहर इंतज़ार के बाद दवाइयाँ उसको पर्ची वाला लेके जाए, उसको दवाइयाँ ही ना मिले, तो उसका तो आने जाने का ख़र्चा इतना हो जाता है जितनी की दवाइयाँ मिल जाती हैं उसको। डॉक्टर साहब, आखिर में ज़ाहिर है कि आपका शुक्रिया बनता है, आपने इतनी अवेयरनेस हमें दी है, और हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है उसमें हम कामयाब रहे हैं कि हम जो डिलीवर करना चाहते थे उसमें काफ़ी हम डिलीवर कर सकें। तो हम जो है आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ, स्पेशलिस्ट है, और जो ये हेल्थ टॉक है इसमें गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।